Welcome back everyone to the YouTube channel of Winsome International School. My name is Shaheen and today we are going to begin chapter 4 of your English book First Flight. Now ये जो chapter 4 है बहुत interesting and this is one of my favorite chapters in this book which is from the diary of Anne Frank. यानी कि as the name itself is telling us कि ये जो chapter है ये एक डायरी में से extracted है, ठीक है? From the diary of Anne Frank, एक डायरी एंट्री. यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट डायरी एंट्री. डायरी एंट्रीज क्या होती है? जो हम लोग जिसके अंदर जिस डायरी के अंदर हम लोग अपने डेली रूटीन का जो है वो सारा मेंशन करते हैं. लाइक मेनी ऑफ अस, नॉट एवरीवन डू दैट, बट मेनी ऑफ अस मेंटेन अ डायरी जिसके अंदर सुबह से लेके रात तक जितनी भी एक्टिविटीज वी हैव डन उसमें हम एक जो है रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. क्लियर? सो दिस इज अ पर्सनल रिकॉर्ड. ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू शेयर इट विद एनीवन. तो उसी तरह से ये एक डायरी थी जो किसकी डायरी है? एन फ्रैंक की. ठीक है, अब एन फ्रैंक कौन थी? Who was this girl? और एक्चुअली what is the significance of this diary? आखिर हम इसकी पर्सनल डायरी को क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे जबकि इट इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट? तो अब यही हम चीज जो है सारी डिस्कस करेंगे पहले अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर. दैट द एक्चुअल नेम ऑफ द बुक इज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ठीक है, जो एक्चुअली पूरी डायरी एंट्री जो पब्लिश हुई थी एज अ बुक उसका क्या नाम है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. एंड टू योर सरप्राइज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक्स इन द वर्ल्ड. यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई बुक है तो वो है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. यानी कि ये डायरी एक बहुत ही छोटी एज की लड़की ने जिसका नाम एन फ्रैंक था उसने लिखी थी. Obviously to it was for herself. लेकिन आखिर ये क्यों पब्लिश हुई, क्यों ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई? So this is going to be very interesting. Clear children? So that is why the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. Anne Frank की डायरी से. Clear children? So we are going to read her diary entry. इसमें कुछ इंसिडेंट्स है, कुछ क्या कहते हैं उसके एक्सपीरियंसेस है जो शेयर किए गए हैं उस डायरी में एज चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे आज. क्लियर चिल्ड्रन? ऑलराइट, बिफोर वी प्रोसीड टू अ चैप्टर वी मस्ट नो द इंट्रोडक्शन. हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हु वाज एन फ्रैंक, what is the significance of her diary and why are we reading it? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? Clear? So Anneliese Marie Anne Frank, this is her complete name. She was born on 12th June 1929 and she died on March 1945. In March 1945 she died. That means she lived for a very short span. बहुत ही कम एज में she died. What was the age when she died? She was just 16 years, children. वो सिर्फ 16 years की थी when she died. So you imagine कि when did she write the diary? उसने अपनी डायरी लिखना कब स्टार्ट की और इतने अच्छे से लिखी कि वो पब्लिश भी हुई और in almost every language और उसको सबसे ज्यादा पसंद भी किया गया. ठीक है? She was a German born Jewish girl. ठीक है? She belonged to Germany and she was a Jewish girl. Clear? Jew is a religion, so she was a Jewish girl who wrote while in France in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. When did she write this? When she was in Amsterdam. Clear? Amsterdam में भी कब? जब जर्मन ने जो है most of the European countries को ऑक्यूपाई कर लिया था. ठीक है चिल्ड्रन? दिस इज द टाइम बिटवीन 1920 टू 1945 जो कि वर्ल्ड वॉर का टाइम था. यहाँ पे जर्मनी ने काफी जो नाजीज थे उन्होंने काफी सारा यूरोपियन जो पार्ट था, यूरोपियन कंट्रीज थी उनको ऑक्यूपाई कर लिया था. ठीक है, दैट इज वाई जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, नीदरलैंड्स को भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया था. कब की बात हो रही है? ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात हो रही है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. Who were Nazis, children? Nazis कौन थे? Though this is all historic, but आपको पता होना चाहिए because आप English literature में पढ़ रहे हैं इसको. Nazis एक national socialization party थी. ठीक है? इसका दिस इज एक्चुअली शॉर्ट, इसको नाजीज लिखा जाता है. इसका जो कंप्लीट नेम है वो क्या था? नेशनल सोशलाइजेशन.
इसका शॉर्ट है नाजीज, ठीक है। तो ये नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी जर्मन की, ठीक है, और उन्होंने नाजीज ने जो है जर्मनी को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा कवर कर लिया, बट दीज पीपल वर हाइडिंग। इसीलिए नाजीज का क्या उनका मेन एम क्या था कि जितने भी ज्यूज हैं, ठीक है, जर्मन के अंदर जितने भी ज्यूज हैं उन सबको निकाल दिया जाए। इनफैक्ट जर्मनी के जर्मन चिल्ड्रन जो उनकी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे थे जर्मनी के, वहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, उनको स्कूल से, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया जो कि ज्यूज थे, ठीक है। और जो सिविल सर्विसेज के अंदर थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे जो कि ज्यूज थे, उनको उनकी सर्विसेज से भी टर्मिनेट कर दिया गया। Why? On the basis of their religion, because they were Jews. So आपको recall, अगर if you can recall it, this is similar like whatever we read in Nelson Mandela Long Walk to Freedom, जो हमने chapter 2 में पढ़ा था। But the only difference is कि वहां पे उनके साथ में वो domination क्यों हो रहा था apartheid policy का? It was on the basis of their color and race, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डार्क स्किन एंड देयर रेस, उनके साथ में वो अपार्थाइड पॉलिसी के बेसिस पे डोमिनेशन हो रहा था। यहाँ पे द बेसिस ऑफ द डोमिनेशन वाज देयर रिलीजन, ठीक है, यहाँ पे रिलीजन के बेसिस के ऊपर, एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर उनके साथ में डोमिनेशन हो रहा था। दैट इज व्हाई दीज पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स अगेन। ज्यूज जितने भी थे, चाहे वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, चाहे वो सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में एम्प्लॉयड लोग थे, उन सभी को they were terminated from the services and the children were not allowed to continue their studies in the government schools, right? So that is why these people had to hide. These people had to run from there. इन लोगों को वहां से भागना पड़ा। और ये लोग कहाँ छिपे हुए थे? एम्स्टरडैम में। जो एन फ्रैंक के फादर थे, उनके ऑफिस के अंदर एक स्पेस थी जहां पे ये सब लोग छुपे हुए थे। और इसकी जो डायरी है एन फ्रैंक की, वो मोस्टली जो डायरी कंप्लीट हुई थी वो यहीं पे, जो लास्ट का टाइम था वो यहीं पे उसने अपनी डायरी को लिखा था, ठीक है। तो एम्स्टरडैम के अंदर जो नाजीज ऑक्यूपेशन भी वहां पे बढ़ गया, धीरे धीरे क्या हुआ? दे वर ट्रैप्ड, ठीक है, यानी कि जो नाजीज थे जब वहां से जर्मनी से लोग कहां तक पहुंच गए? एम्स्टरडैम तक पहुंच गए। तो क्या हुआ? These people were trapped, यानी कि Anne Frank and her family who were hiding in Amsterdam, they were trapped, उनको पकड़ लिया गया। When the Nazi occupation extended into the Netherlands, जब नाजी ऑक्यूपेशन जो था वो नीदरलैंड्स तक एक्सटेंड हो गया, सो इन लोगों की जो छिपने की जगह थी, their hiding place was also revealed by somebody and hence they were trapped, और उन लोगों को पकड़ लिया गया। Clear? As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. ठीक है, as I just discussed कि ये लोग कहाँ जाके छुप गए? 1942 में ये लोग जाके छुप गए थे, जो कि hidden rooms थे। Otto Frank was Otto Frank, Anne Frank's father. So Anne Frank जो थे, Anne Frank के जो father थे Otto Frank, उनकी office building में कुछ hidden rooms थे। Sorry, I said one of his friend. No, it was not his friend. It's clarified now. Otto Frank जो थे, जो कि Anne Frank के father थे, उन्हीं की office के अंदर कुछ hidden rooms थे। उस office building में ये लोग जाके छिप गए। Clear? After 2 years in hiding, the group was betrayed. What is the meaning of betrayed? यानी कि the group, which group? एन फ्रैंक्स फैमिली, ठीक है। यहां पे कौन से ग्रुप की बात हो रही है? एन फ्रैंक्स फैमिली। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस ग्रुप वाज बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब क्या होता है? धोखा देना। किसी ने इनको धोखा दिया, यानी कि किसी अपने ने ही, इन्हीं के किसी क्लोज्ड वन ने रिवील कर दी इनकी हाइडिंग प्लेस। क्लियर? एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस। यानी कि 1942 के अंदर ये लोग छिपने चले गए थे, बट आफ्टर 2 years ऑफ हाइडिंग देयर प्लेस वाज रिवील्ड, हेंस दे वर ट्रैप्ड एंड टेकन टू कंसंट्रेशन कैंप। इन सभी को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, जहां पे एन डाइड ऑफ टाइफस। एन की डेथ हो गई किस वजह से? टाइफस की वजह से। अब व्हाट इज टाइफस? टाइफस कौन सी डिजीज है? डोंट गेट कंफ्यूज विद टाइफाइड। इसका टाइफाइड से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, रिलेशन नहीं है टाइफाइड का ये, ठीक है। सो टाइफस जो है, इट इज अ डिजीज जो कि एक बैक्टीरिया से, सेपरेट बैक्टीरिया से, कि बैक्टीरिया की वजह से इट स्प्रेड्स, ठीक है। और ऑल्सो लाइसिस, बिकॉज ऑफ लाइसिस ऑल्सो, ऑलराइट।
fleas also. So in ये जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं छोटे एकदम जो माइक्रो डिजीज होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी वजह से ये जो डिजीज है टाइफस ये स्प्रेड होता है, ठीक है। तो जब एन को इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लाया गया, यहाँ पे उसको कौन सी डिजीज हुई, टाइफस हुआ, एंड एज अ रिजल्ट शी डाइड, और ये मर गई इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। यानी कि एन से कुछ दिन पहले ही मार्गोट फ्रैंक जो कि एन की एल्डर सिस्टर थी उसकी डेथ हुई थी, और उसकी डेथ के कुछ दिनों बाद में एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई। क्लियर? हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, यानी कि उनकी पूरी फैमिली में कौन बचा था, ओनली हर फादर ऑटो फ्रैंक। All right. So when he survived, he returned to Amsterdam after the war ended. जब World War II end हो गया, खत्म हो गया, he returned back. All right. He came back. He returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved because her father knew the way Anne was writing the diary, so he wanted that the diary should be saved. वो डायरी को ढूंढने के लिए कि डायरी अपनी सही कंडीशन में है या नहीं है, whether it's safe or not, he came back convinced that it was a unique record. Means Mr. Otto Frank, he was convinced कि ये जो एक डायरी एंट्री है ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, बिकॉज इस रिकॉर्ड के अंदर, इस डायरी के अंदर जितने भी इंसिडेंसेस हुए हैं ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड वॉर टू, while they were hiding in the rooms, hidden rooms of his office, वो सारा इसके अंदर अकाउंट है। और ना ही सिर्फ वो अकाउंट वहां पे मेंशन था, बट द वे इट वाज रिटन, द वे इट वाज पेन डाउन, इट वाज यूनिक एंड इट वाज ब्यूटीफुल। दैट इज व्हाई Otto Frank was convinced that it was a unique record. ये एक बहुत ही अलग रिकॉर्ड है। He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. That is why her father took decision of getting this diary published under the name The Diary of a Young Girl. और इंग्लिश में इसको पब्लिश करवाया गया किस नाम के साथ? The Diary of a Young Girl. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. यानी कि when Anne was 13 years old, जब वो 13 साल की थी, तब उसको एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट के रूप पे 13th बर्थडे का जो प्रेजेंट था उस फॉर्म में वो दिया गया था एज अ गिफ्ट। ओके, इट्स योर बर्थडे टुडे, इट्स अ 13th बर्थडे टुडे, सो हियर्स अ गिफ्ट फॉर यू, एंड इट वाज अ डायरी। ठीक है, और उसके अंदर उस डायरी में कब से इवेंट्स रिकॉर्डेड है, कब से स्टार्ट है वो इवेंट्स, फ्रॉम 12th of June 1942 व्हेन इट वाज अ बर्थडे। 12th जून को ही एन फ्रैंक का बर्थडे होता है। ऑलराइट, इट्स सेलिब्रेटेड एंड सो उसी दिन से जब उसको वो डायरी रिसीव हुई 12 जून को, तब से ही शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी। तो पहली एंट्री ही कब है? 12 जून को है। ठीक है, 1942 until its final entry of August 1944. So you can see hardly she wrote for 2 to 3 years. ठीक है, लास्ट एंट्री कब की थी? 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch. पहले ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी ये बुक? डच लैंग्वेज में। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ओरिजिनली इट वाज नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज लेटर ऑन। ठीक है, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ओरिजिनली ये कौन सी लैंग्वेज में थी? डच लैंग्वेज में थी। ठीक है, then it was translated into many languages and became one of the world's most widely read books, और धीरे धीरे ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। There have also been several films, television, theatrical productions and even an opera based on the diary. यानी कि सिर्फ डायरी बुक तक लिमिटेड नहीं रही, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, टीवी सीरियल्स, even an opera was based on this book. All right, on this diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. यानी कि अगर आप इस बुक को पढ़ोगे, Children, you must go for it. It's a beautifully written book. अगर आप ये बुक पढ़ोगे, आपको, और जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा
that the writer or the author of this book is a 13-year-old girl, आप actually पता भी नहीं कर पाएंगे. So जब आप इसको पढ़ेंगे, you will find that some mature person has written this. जबकि she was just 13 years old when she started writing the diary. So that is why her father also called it a unique record. ठीक है? तो इस book के अंदर when we will read it, it is described as the work of a mature and an insightful mind. Insightful mind means जो चीजों को बहुत deeply observe करते हैं. ठीक है? तो ये डायरी में हमें क्या पता चलता है? इंटीमेट एग्जामिनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीमेट एग्जामिनेशन? वेरी क्लोजली एनालाइज्ड एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन. यानी कि जब नाजीज ऑक्यूपाइड देयर कंट्री, उस सिचुएशन के अंदर उनकी डेली लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई थी, उनकी डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गए थे, वो सारा ही बहुत ही अच्छे वे में डिस्क्राइब्ड है. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. यानी कि Anne Frank को भी नहीं पता चला because she became famous posthumously. What is the meaning of posthumously? After her death. ठीक है? So she has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. यानी कि एन फ्रैंक जो है होलोकॉस्ट विक्टिम्स में जितने भी विक्टिम्स थे उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा डिस्कस्ड जो है नेम बन गया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलोकॉस्ट विक्टिम चिल्ड्रन? होलोकॉस्ट का क्या मतलब है? होलोकॉस्ट का मतलब होता है इट इज अ मास मर्डर. ठीक है? मास मर्डर का मतलब होता है एक ग्रुप को ग्रुप को पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देना. ठीक है? अगेन as we discussed, it was completely, we could actually call it a genocide also. अब genocide क्या होता है? genocide का मतलब होता है किसी भी ethnicity, किसी भी race या religion के basis पे लोगों को मार देना, उनको पूरा कि पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देना, इसको हम बोलते हैं होलोकॉस्ट. ठीक है? और यही होलोकॉस्ट था यहाँ पे, और इसको जीनोसाइड भी बोलते हैं. सो इस पूरी होलोकॉस्ट विक्टिम की एन फ्रैंक, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, रिनाउंड एंड डिस्कस्ड विक्टिम. क्लियर? So this was a short introduction of Anne Frank, that who was she. I hope now it's clear to your minds कि actually Anne Frank कौन थी. Anne Frank, she was a Jewish girl who lived in Germany and she was just 13 years old when she started writing the diary. और उन्होंने अपनी डायरी में जिनके रिकॉर्ड्स है वो 1942 से 1944 तक मेंशन्ड है. ऑलराइट, बिकॉज she was caught and trapped and then later on she was transported to the concentration camp. उनको concentration camp ले जाया गया where she died of टाइफस, जहां पे टाइफस से उनकी डेथ हो गई. कौन सर्वाइव? सिर्फ ओनली सर्वाइवर कौन था पूरी फैमिली में? सिर्फ कौन बचा? her father Otto Frank. सिर्फ वही सर्वाइव कर पाए. and he was the only one who actually who was convinced कि yes, this diary deserves to be published. वो convinced थे कि इस डायरी को publish होना चाहिए because this was a unique record of their life events during the Nazi occupation. जितना भी उस टाइम हुआ था Nazis occupation के टाइम पे. So 1920s के अंदर जो है नाजी ने ऑक्यूपाई किया था. ऑलराइट, दे केम एंड दे स्टार्टेड ओवर रूलिंग देम. एंड उसके बाद 1930s में अडोल्फ हिटलर ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था. तो ऑफ कोर्स दे टुगेदर Nazis and Adolf Hitler, they had almost the same ideology of removing the Jews from their country. All right, they wanted to remove Jews and इसीलिए उन्होंने ये Holocaust जो है इस चीज को they began this. and how did they start? ऐसे नहीं सिर्फ सीधे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया. Firstly, they made sure that all the books that were written by the Jews, उन सबको जलाया गया. Alright, उन बुक्स को जलाया गया. जितनी भी बुक्स थी लाइब्रेरी से उन सबको निकाल के उनको एक जलाया गया अच्छे से उन बुक्स को. उसके 8 years बाद में, after 8 years of the burning of the books, उस सारे के जितने भी ज्यूज थे उसके बाद उनका होलोकॉस्ट स्टार्ट हुआ, उनका मास मर्डर स्टार्ट हुआ. क्लियर चिल्ड्रन? So I hope the introduction to Anne Frank is very clear to you. So now it will be easier for you to understand the chapter. All right. So now we are beginning with the chapter and this is an extract. This is a part from the diary. All right. And the name of the diary, original diary का नाम क्या है? The Diary of a Young Girl. ठीक है? और हमारे chapter का नाम क्या है? From the Diary of a Young Girl. Clear? All right.
Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. So who, of course, ये डायरी किसकी है? एन फ्रैंक की है. तो ये जितना भी लिखा है ये सारा एन फ्रैंक ने ही लिखा है. ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, द वे शी रोट. ठीक है, यानी कि ऑफ कोर्स इट्स ट्रांसलेटेड, बट द वे शी रोट, द वे शी एक्सप्रेस्ड हर थॉट्स एंड फीलिंग्स द डायरी, ये उसी तरह से यहाँ पे written है. So writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एन फ्रैंक कहती है कि एक डायरी के अंदर लिखना बड़ा ही अजीब और एक अलग एक्सपीरियंस है मेरे किसी मेरे जैसे के लिए. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. So what is she saying? कि मुझे इसलिए अजीब नहीं लग रहा है, बल्कि इसलिए अजीब लग रहा है. इसलिए अजीब नहीं लग रहा कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है पहले. Alright, it's not like that I've never written anything before. ये रीजन नहीं है, लेकिन इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि बाद में neither I, ना ही मैं, nor anyone else will be interested. ना तो मैं और ना ही कोई और किसी को इंटरेस्ट होगा कि एक 13 साल की बच्ची के ने जो लिखा है, ठीक है, whatever is written by a 13-year-old school going girl, उसने क्या लिखा है, कौन इंटरेस्ट लेगा? वो कहती है दूसरे तो छोड़ो, शायद मुझे भी बाद में इंटरेस्ट ना रहे कि मैंने लिखा क्या है एक्चुअली अपनी डायरी में. So see how opposite, you know, how it's completely, we can say it's an irony here कि उन्होंने लिखा था कि ना तो मैं ही पढ़ूंगी ना कोई और पढ़ेगा, but today it is one of the most widely read books, right? दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है एन फ्रैंक की डायरी. ठीक है, बट यहाँ पे एन फ्रैंक को ये चीज नहीं पता थी, इसलिए वो कह रही है कि ये डायरी में लिखना मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है. इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो मैं और ना ही किसी और को इंटरेस्ट होगा कि एक 13-year-old स्कूल गोइंग गर्ल ने क्या लिखा है, स्कूल जाती हुई लड़की ने क्या ही लिखा है, कौन ही पढ़ेगा इस चीज को. ठीक है, इन द म्यूजिंग्स का मतलब होता है थॉटफुल थिंग्स. ठीक है, कोई चीज जो बहुत डीपली लिखी जाती है. डायरी में ये नहीं होते कि आप डायरी में कभी ये मेंशन नहीं करोगे या आई वोक अप एट दिस एंड आई टुक माय ब्रेकफास्ट एंड आई वेंट टू स्कूल. नो, ये चीजें आप डायरी में नहीं लिखते हो. डायरी में आप ऐसी इंटेंस चीजें लिखते हो जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते. ठीक है, जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, then you take to diary, then you switch to diary and you choose to write in a diary rather than sharing it with anyone else. किसी और के साथ शेयर करने से बेटर आपको क्या लगता है कि डायरी में ही ये लिखा हुआ रहे, so that it remains between me and my diary. All right? Of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. So she's like, oh, like, how does it matter? क्या ही फर्क पड़ता है? I want to write, so I'll write. It's all right whether anyone takes interest or not. Doesn't matter to me. I want to write it and I will write. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. So she is saying it's all right, but I want to write it, और I just want कि whatever is in my heart, जो भी मेरे दिल के अंदर है, चीजें छुपी हुई हैं, I want everything to get off my chest. Get off my chest का मतलब होता है मैं उन सब चीजों को कहीं लिख दूं so that मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए. कई बार होता है ना कि आपको कोई चीज पता होती है बट आप किसी को बता भी नहीं सकते, बट आपके अंदर वो एक अलग फीलिंग चलती रहती है कि नहीं किसी को बताना, राइट? सो शी चोज टू राइट इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग इट एनीवेयर. किसी और को बताने से बेटर व्हाट डिड शी फील? She felt like writing in a diary. All right, she chose to write in a diary. Clear, children? So she was like, yes. Sorry, yeah. Paper has more patience than people. Very important, also very insightful, as it is already introduced to you कि जो एन फ्रैंक ने एक 13-year ओल्ड गर्ल ने ये लिखी है, ये चीज़ है, ये बहुत डीप है, बहुत इंसाइटफुल है. सो आपके क्वेश्चंस भी आते हैं इन सेंटेंसेस से रिलेटेड कि काइंडली एक्सप्लेन दिस सेंटेंस और व्हाई हैज शी रिटन दिस. ठीक है, सो शी सेज, क्या कह रही है एन फ्रैंक? पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल. पेपर जो है बहुत पेशेंट होता है, लोगों से कहीं ज्यादा पेशेंट होता है. और ये चीज बहुत ट्रू है बिकॉज जब हम किसी को किसी से अपना ग्रीफ शेयर करते हैं, किसी से अपनी स्टोरी शेयर करने लगते हैं, तो क्या होता है बीच में आप पीपल लाइक हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है. वी से यार मेरा तो सर दर्द हो रहा है, हाँ मेरा भी बहुत ही ज्यादा सर दर्द हो रहा है और मेरे तो बैक पेन भी हो रहा है. यानी कि आप एक चीज बताओगे, दे आर गोइंग टू टेल यू 10 other things that yes, if you are if you are not happy, if you are sad, then
आवर लाइफ इज मोर मिजरेबल देन योर्स। वो आपको ये फील करवाना चाहेंगे कि ठीक है तुम दुखी हो बट हम तुमसे ज्यादा दुखी हैं। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे एन फ्रैंक कह रही है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर आपको पेशेंटली सुनेगा, आप लिखते रहो। पेपर इज नॉट गोइंग टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। वो बीच में आगे कुछ भी नहीं बोलेगा। इट इज जस्ट गोइंग टू अलाउ यू टू राइट ऑन इट। आपको जो मन में है आप उस पर आराम से लिखिए। It will take everything patiently without any interruption, without any disturbances. आपको disturb नहीं करेगा, आपको interrupt नहीं करेगा, and most importantly, it is going to keep everything secret. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अभी कह रही है कि ये thought मेरे दिमाग में कब आया? When is she saying that I was sitting and I had nothing to do, I was getting bored, all right? So listless means that she had no interest in going out, she had nothing to do at all. So she was just sitting and wondering and thinking in her own thoughts, and वो सोच रही थी कि मैं घर में ही रुकूं या बाहर जाऊं. So all these thoughts were striking her mind. यही सब सोचते सोचते ये thought भी एन फ्रैंक के दिमाग में आया. What? Paper has more patience than people. इसको बहुत अच्छे से एक बार खुद भी एनालाइज कीजिएगा. What does it mean and why has she said that? I finally stayed where I was, brooding. And तब मैंने डिसाइड किया. Brooding का मतलब ही क्या होता है? Thoughtful. Being thoughtful, thinking deeply, all right? So brooding का मतलब क्या होता है? Thinking deeply. So finally, what did she decide? I said, no, I will stay indoors. I'll stay here only. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, what is she saying here? She is saying कि yes, paper does have more patience. पेपर बहुत पेशेंट होता है, पेपर के पास बहुत पेशेंस होता है, बहुत सब्र होता है. और मैं एक्चुअली में मेरी ये जो बुक है स्टिफ यानी कि हार्ड, ये जो हार्ड एकदम बुक है मेरी जिसको डायरी कहते हैं, ये मैं वैसे भी नहीं सोच रही कि मैं किसी और को पढ़ाऊं, किसी और को अलाउ भी नहीं करने वाली कि वो मेरी ये डायरी पढ़े. ठीक है? Unless I should ever find a real friend, जब तक कि मुझे एक true friend, एक real friend नहीं मिल जाती, it probably won't make a bit of difference. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Now what is she saying? Now I'm back to the point. अब मैं उसी point पे आ गई हूँ जो कि ये reason बताता है, या जो reason मुझे actually में कह रहा है कि नहीं write a diary, उसका reason क्या है? I don't have a friend. मेरा कोई friend नहीं है. So ये चीज बड़ी weird लगती है कि एक 13 साल की बच्ची है, उसको कोई friend नहीं है. Sounds very strange, and that is why she is preferring a diary over any of her friends. Let me put it more clearly. तो अब इस बात को भी, इस क्वेश्चन को जो अभी अराइज हुआ है कि 13-year-old गर्ल है, 13 साल की बच्ची, इसका कोई फ्रेंड नहीं है. सो शी इज क्लैरिफाइंग इट. अब यहां से लेके यहां तक देखो, आपने इतना पढ़ा, कहीं आपको लगा कि ये 13 साल की बच्ची ने नहीं लिखा है? No. The way she has written, the way she has intensified things is in a very beautiful way. Clear? So यहाँ पे अब she's clarifying this question. Since no one will believe that the 13-year-old girl is completely alone in the world. भाई मैं को ये clarify कर देती हूँ, otherwise you people will make judgments. आप लोग judge करने लग जाओगे मुझे कि भाई आपने ऐसे कैसे बोल दिया, 13 साल की बच्ची पूरी वर्ल्ड में उसका कोई भी नहीं है, अकेली है. ऐसा नहीं है. And I'm not, और मैं हूं भी नहीं, मैं अकेले नहीं हूं. I have loving parents, ठीक है, parents है, और वो भी loving parents है, caring parents है, and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. मेरे parents है जो बहुत loving है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं. मेरी एक 16 साल की बहन है. उस sister का नाम क्या था children? Margot Frank. हमने अभी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के अंदर. What was her name? Margot Frank. ठीक है?
और अराउंड 30 पीपल, कम से कम अबाउट 30 पीपल, कम से कम 30 लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ. सो ऐसा नहीं है कि आई एम कंप्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, मैं अकेली हूँ इस पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. She said कि yes, surface से अगर कोई देखेगा कि हाँ, इसका तो इतनी अच्छी फैमिली है, इतने सारे दोस्त है जिसके साथ ये घूमती है, टाइम स्पेंड करती है, फ्रेंड्स हैं, आंट्स हैं, ठीक है, इतना अच्छा घर है, लेकिन सिर्फ क्या चीज नहीं थी उसके पास? फ्रेंड्स तो थे, लेकिन क्या नहीं थी? वन ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त नहीं था. दोस्त तो बहुत थे, लेकिन किस चीज की कमी थी? एक सच्चे दोस्त की. दिस इज व्हाट हैपेंस. हमारे भी बहुत फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन क्या आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में सारी बातें शेयर कर सकते हैं? आर यू कंफर्टेबल विद ऑल योर फ्रेंड्स इक्वली? No, this is not the case. ऐसा नहीं possible, because everyone, each one of us have, at least a friend, one person जिसके साथ आप बहुत closely attached होते हो, emotionally attached होते हो, और अपनी सारी जितनी भी सीक्रेट्स जो आपको लगती हैं वो आप उसी पर्सन के साथ में शेयर करने में कंफर्टेबल होते हो. इवन द थिंग्स विच आर नॉट कंफर्टेबल टू टेल योर पेरेंट्स, जब अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते, वो अपने एक ट्रू फ्रेंड को बता पाते हो. ठीक है? सो दैट इज व्हाई इवन शी वांटेड अ ट्रू फ्रेंड इन हर लाइफ, एंड जब तक वो नहीं आती है या जब तक वो नहीं आता है, तब तक शी वांटेड टू राइट एवरीथिंग इन हर डायरी. क्लियर? All I think about when I am with friends is having a good time. She is saying, Anne Frank क्या कहती है कि जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में होती हूँ, मेरे दिमाग में क्या आता है? To have a good time. ठीक है? I just want to have a good time with my friends. कि चलो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में हूँ, थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा. That's it. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं उनके साथ में बस क्या चीज शेयर कर पाती हूँ? जो everyday ordinary things होती है, common चीजें होती है, like homework किया कि नहीं किया, what are your plans for tomorrow, how is everyone, so ऐसी ordinary जो conversations होती हैं day to day life base पे, वही वो कर पाती है. उसके अलावा वो कुछ भी additionally नहीं add कर पाती उनके साथ. We don't seem to be able to get any closer, और उससे ज़्यादा वो अपने friends के साथ में close नहीं हो पाती. And that's the problem. और यही एक problem है कि I don't have a friend, and that is why I'm not able to share anything with anyone. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. ठीक है? Confide का मतलब क्या होता है? Showing trust for sharing secrets. ठीक है? एक दूसरे के अंदर trust show करना, so that एक दूसरे के ऊपर rely कर पाना, वो चीज यहाँ पे नहीं हो पा रही है. एंड एन फ्रैंक यहाँ कहती है कि मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रही कि मैं अपनी जितने भी सीक्रेट चीजें हैं या अपने जितने भी थॉटफुल जो मेरे दिमाग में चलता है वो मैं किसी के साथ ऐसे ही शेयर कर लूं. इन एनी केस, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. भाई जो भी सिचुएशन हो, यही अभी करंट जो है यही सारा सेटअप है मेरी लाइफ के अंदर. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. और बदकिस्मती की बात यह है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी कि ये चीजें चेंज होने वाली नहीं लग रही. क्लियर? दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और यही रीजन है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, यानी कि मैं अपने दिमाग में, imagination में इस long-awaited friend जो है इसकी imagination को enhance कर रही हूँ. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people do. And she's saying मैं जॉट का मतलब क्या होता है? तो नोट डाउन थिंग्स. ठीक है? शी इज सेइंग आई डोंट वांट टू जॉट डाउन थिंग्स. मैं सिर्फ चीजें नोट नहीं करना चाहती जैसे कि ऑर्डिनरी लोग अपने डायरीज में करते हैं. जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि मैं आज सुबह उठा, मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैं स्कूल गया, ऑफिस गया, कॉलेज गया, तो मैं अपने इनसे मिला. सो शी इज सेइंग मैं इतने ऑर्डिनरी वे में अपनी डायरी नहीं लिखने वाली हूँ, इस तरह से अपनी डायरी में चीजें नोट नहीं करने वाली हूँ. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. यहाँ पे जब तक मेरी कोई ट्रू फ्रेंड नहीं बनती, मेरी ये जो डायरी है यही मेरी फ्रेंड बनेगी. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नामकरण भी कर दिया. शी गिव इट अ नेम. व्हाट इज द नेम ऑफ हर डायरी? किटी. ठीक है? सो शी डिसाइडेड कि मैं अपनी डायरी को किटी बुलाऊंगी. क्लियर चिल्ड्रन? ऑलराइट. सो नाउ आई होप दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल कि एन फ्रैंक की एक्चुअली में लाइफ क्या था. शी वॉज जस्ट अ 13-year-old गर्ल.
When did she start? How did she get the diary? Diary कैसे मिली एन फ्रैंक को? On her 13th birthday as a present. ठीक है, 13th birthday पे as a present, as a gift वो डायरी मिली थी. When did she start writing? On the very first day of her birthday, 12th June को ही she started writing the diary. ठीक है, in 1942. 12th June 1942 से she started writing in the diary. और लास्ट एंट्री कब की है? August 1944. ठीक है, 1944 में वो उसने लिखना. That was the last entry. Clear? Who recovered her diary? Otto Frank. ठीक है? What was the name of her sister, elder sister? Margot Frank. Clear, children? So ये जो कुछ minute सी चीजें जो informations होती हैं, kindly keep these also clear in your minds. All right? Let us discuss the oral comprehension जो हमारे in-text questions है वो discuss कर लेते हैं. Clear? So what is the first question? What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? Anne Frank के लिए डायरी में लिखना strange experience क्यों है? हमने अभी भी डिस्कस किया था. First reason was it was not that she has never written in a diary. ठीक है? But she is saying that she feels. All right? According to Anne Frank, sorry. Neither herself nor anyone else would be interested in the musings of a 13-year-old girl. ठीक है? Because she felt कि ना तो वो खुद और ना ही किसी और को उसकी डायरी पढ़ने में इंटरेस्ट कभी भी आएगा. Clear? Why does Anne want to keep a diary? Anne डायरी क्यों रखना चाहती थी? It's very clear because she could not confide in any of her friends. All right, and that is why she decided to write in a diary. Clear? So आप वो quote भी mention कर सकते हो जो she has quoted that paper has more patience than people. ठीक है? So you can write that Anne had no true friend in whom she could confide. And also, she believed that paper has more patience than people. All right, so this is just an idea, this is just a sample that I'm giving you. Write it in an elaborative way, in a proper way. All right, properly describe and write the answer. Clear, children? I'm just giving you a few points here. Why did Anne think she could confide more in a diary than in people? Anne को ऐसा क्यों लगा कि वो अपनी डायरी में ज्यादा confide कर सकती है, ट्रस्ट शो कर सकती है, लोगों में नहीं. ठीक है? So इसका आंसर अगर आप शॉर्ट में रखना चाहे तो you can just write that she wanted to keep a diary because she had no friend. ठीक है? और ये जो आंसर हमने यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेटिव करके लिख दिया वो आप यहाँ लिख सकते हैं that she could confide more in a diary as she believed that paper has more patience than people. ठीक है? तो यहाँ पे आप ये चीज डाल सकते हैं जो यहाँ पे हमने लिखी है कि यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही लिख लेता कि she had no friend. Clear? No true friend basically. All right? और यहाँ पे क्यों लिखा है confide more than in a diary? तो यहाँ पे लिख दिया ना according to her. I'm just writing it directly. You please write it properly. Paper has more patience than people. I just didn't know it's actually more. Paper has more patience
than people. All right, and she wanted someone with whom she could share her musings. ठीक है? That is why she could confide more in her diary, because she knew that the diary is going to keep all her secrets safe and only between the two of them. None other could ever get an access to see her diary or read her diary, and that is why she wanted everything to be written in her diary, and she could confide more in her diary rather than people. Clear, children? So now we are going to continue from the next part. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. All right, so she is saying कि अगर मैंने डायरेक्टली सारा कुछ बताना शुरू कर दिया तो कोई समझ नहीं पाएगा, राइट? अगर मैं डायरेक्टली किटी से अपने थॉट्स शेयर करने लग गई तो नो वन वुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या चल रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज शी सेइंग? I would better provide a brief sketch of my life. All right, she wanted to give a brief sketch of her own life so that अगर कोई पढ़े तो उसको पूरा समझ आए कि यस ये किस रेफरेंस में लिखी गई है. Much as I dislike doing so, she says कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, but I think कि I should give a brief sketch of my life. मुझे अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए so that it becomes easier for anyone who reads it. जो भी इसको पढ़े उसके लिए आसान हो जाए मुझे समझना और मेरी लाइफ को समझना. My father. So firstly she is introducing her father. ठीक है, the most adorable father I have ever seen. So यहाँ पे वो अपने पिता को अडोर कर रही है, उनकी तारीफ कर रही है, ठीक है, उन्हें प्रेज कर रही है. She says कि he is the most adorable father I have ever seen. Didn't marry my mother until he was 36. यानी कि जब she wants to say कि उनके पेरेंट्स ने शादी कब की थी? When her father was 36 years old, means when he felt that yes, now I am responsible enough to take the responsibilities. ठीक है, जब उन्हें लगा कि now I am capable enough, अब मैं इस चीज के सक्षम हूँ कि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, तब he married her mother. ठीक है, and she was 25. So what was the age of her parents when they got married? Her father was 36 years old and her mother was 25 years old. My sister Margot, all right, what is the name of her sister? Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. All right, so there was a minor age difference between the two sisters. I lived in Frankfurt until I was 4. और मैं फ्रैंकफर्ट में कब तक रही? जब तक मैं 4 साल की हुई. ठीक है, 4 साल तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रही. उसके फर्स्ट 4 years फ्रैंकफर्ट में ही स्पेंड हुए. My father emigrated to Holland in 1933. What is the meaning of emigrated? Means he moved to. ठीक है, he shifted to. All right. So her father moved to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, this is the name of her mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. ठीक है, यानी कि उसकी जो मदर थी वो भी हॉलैंड चली गई सितंबर के अंदर. पहले तो फादर शिफ्ट हुए, पहले फादर एमिग्रेट हुए. ठीक है, कहाँ पे? हॉलैंड में 1933 के अंदर. ऑलराइट, उसके बाद में सितंबर में उसी ईयर उसकी मदर भी जो थी वो भी हॉलैंड शिफ्ट हो गई. लेकिन मार्गोट और एन फ्रैंक दोनों को कहाँ भेज दिया गया? आकन के अंदर. आकन इज ऑल्सो अ प्लेस. और वो कहाँ किन के साथ रहने के लिए भेज दिया गया? उनकी ग्रैंड मदर के साथ में. ठीक है, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. पहले मार्गोट को भेजा गया. मार्गोट कब चली गई? दिसंबर में चली गई. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी. और मैं कब गई? मैं फरवरी में गई. ठीक है, व्हेन आई वाज plunked down on the table as a birthday present for Margot. What is the meaning of plunked down? Plunked down means to casually put down. ठीक है, casually
किसी चीज को रख दिया जाता है कि हाँ भाई ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, तो उसको बर्थडे गिफ्ट की तरह से कि भाई अभी जो है मार्गोट अकेले गई थी, तो वहां उसके बाद में एन फ्रैंक को भी ले जाया गया और उसको एक बर्थडे गिफ्ट की तरह से, बर्थडे प्रेजेंट की तरह से टेबल पे रख दिया गया, ये लो दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट, मींस अब से ये भी तुम्हारे साथ में रहेगी, ठीक है। सो आई वाज प्लंक्ड डाउन मींस टू कैजुअली पुट डाउन, ठीक है, उसको टेबल पे रख दिया गया एज अ प्रेजेंट। किसको टेबल पे रख दिया गया? एन फ्रैंक को टेबल पे रख दिया गया। किसके बर्थडे प्रेजेंट के लिए? मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के लिए, कि भाई नाउ दिस इज योर गिफ्ट, यानी कि अभी तक तुम अकेली रह रही थी, अब से एन फ्रैंक भी तुम्हारे साथ रहेगी, सो दिस इज योर बर्थडे प्रेजेंट। क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, I started right away at the Montessori nursery school, यानी कि अब यहाँ पे आके when she was in Aachen, वहाँ पे उसने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की, नर्सरी से of course, because that was the initial stage of her schooling. I stayed there until I was 6, और मैं वहाँ पे कब तक रही? जब तक मैं 6 years की हो गई, तब तक मैं वहाँ रही। At which time I started in the first form, और उसके बाद वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गई। In the 6th form my teacher was Mrs. Cupris, ठीक है, 6th स्टैंडर्ड में उसकी टीचर कौन थी? मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस, यानी कि जो हेड मिस्ट्रेस थी वही उसकी टीचर भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एंड वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और जब साल एंड हुआ, यानी कि उनका क्लास एंड हो गया था, नाउ शी वाज सपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट क्लास, तब द टीचर एज वेल एज एन फ्रैंक बोथ वर इन टीयर्स, दोनों ही रोने लग गए। व्हाई? बिकॉज दे वर फीलिंग सैड। कभी होता है ना हमारी लाइफ में भी, हमारे कुछ फेवरेट टीचर्स होते हैं जिनसे जब हम हमारी क्लास या तो नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन कर रहे होते हैं, या वो टीचर छोड़ के जा रही होती है, या हम स्कूल से फेयरवेल ले रहे होते हैं, सो व्हाट हैपेंस, वी स्टार्ट फीलिंग लाइक आवर हार्ट्स आर ब्रोकन, कि अरे इतनी अच्छी टीचर है और हम इनसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। सो सिमिलर वाज द कंडीशन ऑफ एन फ्रैंक ऑल्सो। एन फ्रैंक को भी वही बुरा लग रहा था कि उसकी जो फेवरेट टीचर थी मिसेस क्यूपरस, अब उसको दूसरी क्लास में वो नहीं मिलेंगी। नाउ शी वुड नो मोर बी हर टीचर, ठीक है, अब मिसेस क्यूपरस उसकी टीचर नहीं रहेगी। सो दैट इज व्हाई दे बोथ वर इन टीयर्स, ऑलराइट, मींस दे बोथ वर सैड, दे बोथ वर हार्ट ब्रोकन, ठीक है। As we said, a heartbreaking farewell, a goodbye, heartbreaking goodbye, कि भाई चलो अब तुम अगली क्लास में जा रही हो, I'm going to be stay here, take care of yourself and keep learning and keep growing in your next classes. So that was it, टीचर जब भी अलग होता है कोई भी, और एक अच्छा टीचर होता है तो वो हमेशा अपने स्टूडेंट को जो है बेस्ट विशेस हमेशा ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी the same thing happened with Anne Frank. In the summer of 1941, grandma fell ill. अब क्या हुआ? 1941 में grandma जो थी उन दोनों की, she fell ill, यानी वो बीमार हो गई, and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration, ठीक है। तो 1941 में जो बर्थडे आया एन फ्रैंक का, उसमें ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हो पाया, क्योंकि जो ग्रैंडमा थी उनका ऑपरेशन होना था, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, शी वॉज इल, वो बीमार थी, तो इसलिए ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। एंड इट हैपेंस, हमारी फैमिली में भी अगर कोई इंसान बीमार होता है, कोई फैमिली मेंबर बीमार होता है, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है घर के अंदर, तो क्या होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन बड़े ही छोटे से, एक छोटा सा कुछ गेट टुगेदर करके, या जस्ट कटिंग द केक, द थिंग्स पास ऑन, ठीक है। केक कट होता है सो दैट जिसका बर्थडे है वो थोड़ा सा उदास ना हो, उसको दुख ना हो, तो बस वही सिचुएशन हुई। बिकॉज ग्रैंडमा वाज नॉट फीलिंग वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऑपरेशन हुआ था, इसलिए 1941 के अंदर एन फ्रैंक का जो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ उसमें कुछ ज्यादा ग्रैंड नहीं हुआ, कुछ ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। So my birthday passed with little celebration. Grandma died in January 1942. So this was another something bad for Anne Frank, कि grandma की जो एनी की grandma थी उनकी डेथ हो गई 1942 में, जनवरी में, ठीक है। So she was again shattered here, क्योंकि she was close to her grandma, ठीक है, वो उनसे बहुत प्यार करती थी। No one knows how often I think of her and still love her. And यहाँ पे एन फ्रैंक कह रही कि कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ और आज भी मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। The birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. यानी कि अब जो 1942 के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, जब ग्रैंडमा भी शी आल्सो पास्ड अवे, और 1941 में भी उसका बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट नहीं हुआ था, तो अब जो 1942 के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ उसका क्या इंटेंशन था
कि 1941 के अंदर लास्ट ईयर जो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से प्रॉपर्ली सेलिब्रेट नहीं हो पाया था, तो अब वो ये चाहते थे कि जो पहला बर्थडे ऐसे ही चला गया उसका कंपनसेशन हो जाए, यानी कि अब जो है बर्थडे वो थोड़ा अच्छे से और अच्छे जील के साथ में सेलिब्रेट किया जाए, ठीक है। एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट along with the rest, और जो बाकी कैंडल्स थी उनके साथ में एक ग्रैंड माँ की कैंडल भी जलाई गई, ठीक है। एन फ्रैंक चाहती थी, बिकॉज वो अपनी ग्रैंड माँ के बहुत क्लोज थी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो उसने एक एक्स्ट्रा कैंडल भी लिट की, यानी कि जलाई बाकी कैंडल्स के साथ में। लिट का मतलब क्या होता है? उस कैंडल को जलाना, ठीक है। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. What is the meaning of solemn? It means sincere. All right. So she says कि now the four of us. कौन about whom she is talking? Four of us. Father, mother, Margot and herself. वो चारों के बारे में बात कर रही है कि हम चारों जो है we are doing well, यानी कि अब हम सब ठीक हैं, और वो अब प्रेजेंट डेट की बात कर रही है जो कि कौन सी है? 28 जून 1942, और वो कह रही है मैं आज भी सिंसियरली डेडिकेटेड हूं अपनी डायरी से, ठीक है। All right, so let us discuss the oral comprehension, the in-text question. Why does Anne provide a brief sketch of her life? Anne जो है, हमने in the very beginning we read कि Anne जो है अपनी लाइफ का brief sketch क्यों प्रोवाइड कर रही है? Because she thought that no one would understand. All right, I'm writing directly, but आप लोग directly मत लिखना इस आंसर को, उसको properly start करना. That Anne thought of providing a brief sketch of her life because she felt that no one would understand. No one would understand her if she would start to write in the diary without any introduction. All right. Okay. What tells you that Anne loved her grandmother? कैसे पता चलता है? Because again and again she has mentioned here in the chapter, Anne was very close to her grandmother, as she missed her and also lit one candle in her memory on her birthday. ठीक है? Sorry. All right. So you can also write, and also lit one candle in her grandmother's memory or in her grandma's memory. In her grandma's memory on her birthday. Clear? So इससे ये clear होता है कि she loved her grandmother a lot. She was very attached to her. इसलिए जब उसका birthday आया, she didn't forget her. वो उनको नहीं भूली, और एक extra candle उनकी memory में she lit one candle. Clear, children? All right. Let's move on to the next diary entry जो उसने start किया था अपनी डायरी में लिखना. 1942 is the year. Saturday, 20th June 1942. It is written, Dearest Kitty. Kitty कौन है? Name of the diary. I
Our entire class is quaking in its boots. What is the meaning of quaking, children? यहाँ पे quaking का मतलब है feeling nervous. ठीक है? Feeling nervous. यानी कि पूरी की पूरी क्लास जो है वो अपनी क्लास के बारे में बता रही है. पूरी क्लास जो है quaking in its boots. ठीक है? इसका पूरे का मतलब क्या है? Feeling nervous. Alright? सो पूरी क्लास जो है वो बहुत ही नर्वस है. क्यों नर्वस है? बहुत कंफ्यूजन चल रहा है क्लास के अंदर. व्हाई? The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Forthcoming meeting यानी अभी जो मीटिंग होने वाली थी जल्द ही, तो वहां पे टीचर ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा. नेक्स्ट फॉर्म जो यहाँ लिखा है, यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म का मतलब है नेक्स्ट क्लास. कौन जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने वाला है एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन जो है इसी क्लास में रह जाएगा. दैट मींस रिजल्ट्स वर टू बी अनाउंस्ड. रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे. ठीक है? तो इसलिए पूरी क्लास नर्वस थी. एंड इट हैपेंस जब हमारा भी रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है तो क्या क्या फीलिंग होती है? नर्वसनेस, कि पता नहीं क्या होने वाला है. बिकॉज वो जो रिजल्ट अनाउंस होता है उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या कौन सा रिजल्ट आएगा, कौन प्रमोट होने वाला है, कौन डिटेन होने वाला है. तो यहाँ पे भी सारे बच्चे जो है दे वर क्वेकिंग इन द बूथ्स, यानी कि सबके सब नर्वस थे. और टीचर्स डिसाइड करने वाले थे, टीचर्स ये अनाउंस भी करने वाले थे कि कौन से बच्चे प्रमोट होंगे और कौन से बच्चे इसी क्लास में रह जाएंगे. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और ये जो है आधी से ज्यादा क्लास जो है वो शर्त लगा रही थी. बेट्स मींस शर्त. ठीक है? दे ऑल वर मेकिंग बेट्स. जी एंड एन आई, जी एन कौन है? उसकी फ्रेंड है. आई यानी कि एन, एन और जी एन जो उसकी फ्रेंड है. laugh ourselves silly at the two boys behind us, यानी कि एन फ्रैंक और जी एन, हम वो कह रही है जी एन और मैं, हम दोनों बहुत ज्यादा हंस रहे थे हमारे पीछे जो दो लड़के बैठे हुए थे उनके ऊपर. क्यों? CN and Jakes, ये उन दो लड़कों का नाम है. The names of the two boys who were sitting behind the girls, यानी कि वो जो दो लड़के उन लड़कियों के पीछे बैठे हैं उनका नाम क्या है? CN और Jakes. ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं नेम्स के. ठीक है? CN, GN, who have staked their entire holiday savings on their bet. ठीक है? यानी कि स्टेक मतलब दाव पे लगाना. उन्होंने अपनी हॉलीडेज की जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी दाव पे लगा दी थी उस बेट पे. और क्या बेट लगा रहे थे वो? फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी कि सुबह से लेके रात तक उनका एक ही स्टेटमेंट जो था दोनों आपस में कर रहे थे, इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे. नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा. ठीक है? दोनों ये शर्त लगाए थे कि मैं शर्त लगाता हूँ तुम पास हो जाओगे. एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, शर्त लगा लो, मैं पास नहीं होऊंगा. इस बेट पे उन्होंने अपनी हॉलीडे की जितनी भी सेविंग्स की थी पैसों की वो सारी दाव पे लगाती थी. सब, इट वाज ऑल ऑन स्टेक. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances. What is the meaning of pleading glances? G's कौन है यहाँ पे? JN जो थी. ठीक है? प्लीडिंग ग्लांसेस क्या होता है? कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, बोलते हैं ना प्लीज चुप हो जाओ. सो वो प्लीडिंग ग्लांसेस, बिना बोले जब हम किसी को इशारा करते हैं कि प्लीज प्लीज चुप हो जाओ. ऑलराइट? सो दैट इज प्लीडिंग ग्लांसेस, यानी कि विनती करते हुए. प्लीडिंग और ग्लांसेस मतलब देखना, यानी कि रिक्वेस्टिंग वे में देखना किसी को कि प्लीज चुप हो जाओ, स्टॉप इट. एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट्स, और मैं गुस्से से उन लोगों को भी देख रही थी. बट क्या हो रहा था? कांट काम देम डाउन. ना तो जी की जो प्लीडिंग थी, रिक्वेस्ट थी, वो काम आ रही थी, और ना ही मेरा गुस्सा काम आ रहा था. दोनों शांत नहीं हो रहे थे और वो अपनी उसी बेड पे कंटिन्यू थे. If you ask me, there are so many dummies. Dummies कौन होते हैं? मतलब वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ they just appear in the school and they study nothing. वो पढ़ते कुछ नहीं है, उनके brains नहीं होते, so वो dummies होते हैं. ठीक है? Just like statues, dummies. यानी कि she is saying, and कह रही है कि यहाँ पे इतने सारे dummies है ना, about a quarter of the class should be kept back. यानी कि यहाँ पे 1/4 of the class ये deserve करती है. Dummies है 1/4 of the class कि इनको इसी क्लास में रह जाना चाहिए. They don't deserve to be promoted. ये प्रमोट होने के लायक ही नहीं है इनमें से कोई भी. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रही है? टीचर सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है. आप नहीं पता लगा सकते कि टीचर्स के दिमाग में क्या चलता है, या टीचर जो डिसीजंस लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं. सो दैट इज व्हाई शी सेज कि वो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स है इस धरती के ऊपर, कि कुछ भी नहीं पता. ये जो डमीज है कल को ये भी प्रमोट हो सकते हैं. यू नेवर नो. I'm so worried about my girlfriends and myself. All right, girlfriends यानी कि जो उसकी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स है, she is talking about that. मैं उन सभी के बारे में बहुत ज्यादा worried हूँ. पता नहीं हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है.
we'll make it, but then she is convincing herself कि नहीं, I hope we'll make it, यानी कि हम कर लेंगे, clear कर लेंगे. The only subject I'm not sure about it is maths. और जिस subject के बारे में बस sure नहीं हूँ, जो हम में से बहुत सारे लोग sure नहीं होते, वो कौन सा होता है? मैथ्स. ठीक है, तो एन फ्रैंक इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि जिस सब्जेक्ट में मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, whether I'll be able to clear it or not, मैं उसमें पास हो पाऊंगी या नहीं, वो कौन सा है? मैथ्स. Anyway, all we can do is wait. और हम कर भी क्या सकते थे वेट करने के अलावा? Until then, we keep telling each other not to lose heart. तब तक हम सब एक दूसरे को कंसोल कर रहे थे कि don't worry, don't lose heart. हिम्मत मत हारो, क्या पता तुम पास हो जाओ, तुम प्रमोट हो जाओ. So please be strong, be brave. Alright? So इस तरह से सारे स्टूडेंट्स हम एक दूसरे को कंसोल कर रहे थे, हिम्मत दे रहे थे. I get along pretty well with all my teachers. She's saying कि मेरी सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. ठीक है, she's saying I get along pretty well with all my teachers. सभी टीचर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. There are 9 of them. कितने टीचर्स हैं उनके? 9 टीचर्स हैं जो उनकी क्लास को पढ़ाते हैं. 7 men and 2 women. ठीक है, ये इनकी फैकल्टी थी जो उनको पढ़ाती थी. Mr. Keesing, the old foggy. What is the meaning of foggy? फॉगी का मतलब होता है जो बहुत पुराने ओल्ड कस्टम्स को फॉलो करने वाला, पुराने विचारों वाला. ऑलराइट, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉगी. सो ये भी बहुत ही ही हैड ओल्ड काइंड ऑफ कन्वेंशनल पर्सन. सो ओल्ड फॉगी, फॉगी का मतलब डल. जैसे फॉग होता है, फॉग में क्या होता है, पूरा सारा वेदर एकदम डल हो जाता है, कुछ नजर नहीं आता. तो फॉगी का मतलब भी क्या है? डल पर्सन, अ डल पर्सन. ऑलराइट, हु टीचर्स मैथ्स. तो मिस्टर कीजिंग के बारे में बता रही है, जो उनका मैथ्स टीचर थे उनके. तो वो कह रही है कि ही इज द ओल्ड फॉगी. वो बड़े फॉगी से थे, डल से थे, एंड ही वाज लाइक ऑलवेज सीरियस इन द क्लास एंड नथिंग एल्स. वाज अनॉयड विद मी. मुझसे बहुत परेशान थे वो. कौन? मिस्टर कीजिंग जो मैथ्स टीचर थे, वो मुझसे बहुत परेशान थे. अनॉयड विद मी फॉर एजेस. सालों से परेशान थे, सदियों से परेशान थे. Because I talked so much. और क्या रीजन था कि he was annoyed? क्यों परेशान थे वो टीचर उससे? Because I talked so much. Because मैं बहुत बातें करती थी. After several warnings, यानी उन्होंने मुझे कई बार warnings दी. Please keep quiet and frank. Don't talk in the class. Maintain silence. कुछ नहीं हुआ. उसके बाद में फाइनली क्या हुआ? He assigned me extra homework. उन्होंने मुझे extra homework देना स्टार्ट कर दिया. An essay on the subject chatterbox. और ये पहला जो असाइनमेंट था, ये क्या था? ये एक ऐसे था. किस टॉपिक पे? चैटरबॉक्स. तो कीप इट इन योर माइंड, दिस इज हर फर्स्ट असाइनमेंट. और फर्स्ट असाइनमेंट क्या था? एन ऐसे ऑन द टॉपिक चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना लोग, नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली, चुप ही नहीं होते, उनको हम चैटर बॉक्स बोलते हैं. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि एन फ्रैंक भी बहुत ज्यादा बोलती थी, बहुत टॉकेटिव थी, तो उसको क्या ऐसे दिया गया कि अब तुम यू आर गोइंग टू राइट एन ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स. इस पे तुम लिख करके लाओ ऐसे. ठीक है, अब ऐसे दिया है, पैराग्राफ भी नहीं दिया. ऐसे क्या होता है? एटलीस्ट 3 to 5 पेजेस हमें फिल करने होते हैं ऐसे के लिए. अ चैटर बॉक्स, What can you write about that? आप चैटर बॉक्स पे क्या लिख सकते हो? हम तो बस इतना जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, या कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं. अब हम इस पे ऐसे कैसे लिखेंगे? ऐसे कैसे लिखेंगे? I would worry about that later. I decided. So उसने सोचा इसके बारे में मैं बाद में डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है. I jotted down the title in my notebook. Jotted का मतलब क्या होता है? मैंने नोट डाउन कर लिया. ठीक है, अपने नोटबुक के अंदर मेंशन कर लिया कि हाँ, I have to do this homework. Tucked it in my bag. Tucked it in my bag means kept the notebook in the bag and tried to keep quiet. उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चुपचाप क्लास में बैठूं. Then that evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. Now उस इवनिंग के बारे में बता रही कि जब मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था, सडनली मेरी नजर उस नोट पे गई जो कि होमवर्क के बारे में था, जो मेरी नोटबुक में मैंने खुद ने नोट डाउन किया था कि यस, मुझे एक ऐसे लिखना था चैटर बॉक्स पे. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. यानी कि कई बार होता है ना, जब हम बहुत डीप थॉट्स में होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो पेन हमारे मुंह में चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, we keep chewing it, और दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं. So she also started doing the same thing. She just started chewing the tip of her fountain pen while she was thinking. सोचते सोचते वो अपने फाउंटेन पेन की जो टिप थी उसको च्यू करने लग गई. Anyone could ramble on.
and leave big spaces between the words. यानी कि ramble on means कोई भी लिखने को तो लिख सकता है ना, कुछ भी लिख सकता है, और बीच में बिग बिग स्पेसेस छोड़ दो, बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखना शुरू कर दो. But the trick was to come up with convincing arguments. लेकिन important सिर्फ पेजेस भरना नहीं था, important था कि मेरे पॉइंट्स को मैं प्रूव कर सकूं. कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स हो कि जो मेरे टीचर मिस्टर कीजिंग जब उसको पढ़े तो वो भी कन्विंस्ड हो जाए कि हाँ मैंने ऐसे जो है एकदम सही लिखा है, मेरा निबंध जो है वो एकदम सही है. टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. और मुझे अपने ऐसे में क्या बताना था, क्या आर्ग्यू करना था कि बात करना कितना जरूरी है. ऑफ कोर्स उसको चार्टर बॉक्स दिया ही इसीलिए था कि तुम इतनी टॉकेटिव हो तो ठीक है जाके ऐसे लिख करके लाओ. तो अब उसको अपने ऐसे में ये प्रूव करना था कि बात करना कितना जरूरी है. तो उसके लिए उसको कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे कि मिस्टर कीजिंग भी उसको सुन के या उसको पढ़ के कन्विंस्ड हो जाए. I thought and suddenly I had an idea. मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मुझे एक आइडिया आया. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me. और मैंने उस ऐसे पे कितने पेजेस लिखे, 3 पेजेस लिखे and was satisfied. और अब मैं satisfied थी कि हाँ मैंने सही लिखा है और अच्छा लिखा है. I argued. और उस ऐसे में मैंने क्या आर्ग्यू किया था, that talking is a student's trait. ट्रेट का क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, ट्रेट का क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक. यानी कि ये एक स्टूडेंट की पहचान होती है भाई, बात करना. अगर वो चुपचाप बैठेगा तो वो स्टूडेंट ही नहीं है. ऑलराइट, सो शी जस्ट आर्ग्यूड कि बात करना जो है वो एक स्टूडेंट का ट्रेट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी पहचान है, उसकी फितरत है. And that I would do my best to keep it under control. और मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको कंट्रोल में करने की. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did. लेकिन वो कह रही है लेकिन मैं अपनी इस हैबिट को क्योर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी मदर भी उतनी ही ज्यादा बात करती है जितना कि मैं करती हूँ. My mother is as talkative as I am. She is also talkative, and that there is not much you can do about inherited traits. Inherited traits यानी कि जो आपको अपने माता पिता से मिला है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जो भी क्वालिटीज पेरेंट्स से ट्रांसफर हुई है, आप उनका कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, सो शी इज यहाँ पे उसने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं. फर्स्टली दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट. बात करना जो है वो एक स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी पहचान है, उसकी क्वालिटी है. एंड दैट her mother also talked as much as she talked. उसकी मदर भी उतनी ही बात करती है जितना कि वो करती है. तो दैट मीन्स बात करना जो है वो एक इनहेरिटेड ट्रेट है उसके अंदर. बात करने का जो गुण है, ये जो क्वालिटी है, ये उसको कहाँ से मिली है, उसकी मदर से मिली है. तो अब इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते. जो कि इनहेरिटेड ट्रेट है, जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, वो ठीक नहीं किया जा सकता. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments. और Mr. Keesing को भी हंसी आई जो arguments मैंने लिखे थे. He also started laughing at it. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, लेकिन जब मैंने अपनी उस habit को continue रखा, बात करना continue रखा, तब क्या हुआ? He assigned me a second essay. उन्होंने मुझे एक और essay दे दिया. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. और इस टाइम ऐसे का टाइटल क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. इनकॉरिजिबल का क्या मतलब होता है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता. ठीक है, द वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड. इट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. इसका मीनिंग जो है आपकी बुक में दिया गया है. सो इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता. यानी कि वो अब तुम्हें नाउ शी वाज सपोज्ड टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक कि अब उसको उस टॉपिक में ऐसे लिखना था कि वो चार्टर बॉक्स जिसको ठीक ही नहीं किया जा सकता. पहला तो क्या था, ओनली अ चार्टर बॉक्स. अब था इनकॉरिजिबल चार्टर बॉक्स. ठीक है, सो दिस वाज हर सेकंड असाइनमेंट. क्लियर? आई एम राइटिंग दिस सो दैट यू रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर्स. ऑलराइट चिल्ड्रन, ये आपको याद रहेगा. जब हम यही मेंशन कर देंगे तो अब आप क्वेश्चंस करेंगे अपने, आपको इजी रहेगा रिकॉल करना. क्लियर? ऑलराइट. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. मैंने somehow किसी तरह से वो ऐसे भी कंप्लीट किया और मिस्टर कीजिंग को दिया. और अब फिर से मैं थोड़ा सा रिलैक्स थी कि उनके नेक्स्ट 2 लेसन्स तक उन्होंने मुझे कोई होमवर्क असाइन नहीं किया. However, during the 3rd lesson he had finally had enough. लेकिन 3rd लेसन तक he couldn't tolerate more. वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए. And Frank, as punishment for talking in class,
write an essay titled Quack 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 said Mistress Chatterbox. Now just look at the title of the essay. Alright, so अब जो था पनिशमेंट के फॉर्म में एज अ पनिशमेंट एक और ऐसे असाइन कर दिया गया, ठीक है, दिस वाज द थर्ड असाइनमेंट। लेकिन इसका जो टाइटल था वो बड़ा ही टिपिकल होने वाला था एन फ्रैंक के लिए, ठीक है। सो क्या नाम दिया इसका? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ऑलराइट, मींस हमेशा ही बात करने वाली, हर वक्त बोलने वाला, क्वैक 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 क्वैक, ठीक है। सो ये किसको नेक्स्ट जो असाइनमेंट था वो एन फ्रैंक को दिया। नाउ शी वाज सपोज्ड टू राइट एन एसे ऑन दिस टॉपिक। The class roared and I had to laugh too. All right, यानी कि पूरी जब मुझे ये टॉपिक असाइन किया पूरी क्लास हंसने लगी जोर जोर से, ठीक है। roared का मतलब a loud laughter, ठीक है। they all bursted out of laughter, सबके सब हंसने लग गए और मुझे भी हंसी आ गई ये टॉपिक सुन के। Though I had nearly exhausted my ingenuity. Ingenuity का मतलब क्या होता है? Originality. मेरी जितना भी टैलेंट था लिखने का वो सारा का सारा मैं लास्ट 2 एसेज में लगा चुकी थी। अब मेरे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था ऐसा चैटर बॉक्सेस पे लिखने के लिए। So she's saying I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatter boxes. मैं ऑलरेडी अपनी सारी ओरिजिनलिटी यूज कर चुकी थी, अपना सारा टैलेंट यूज कर चुकी थी चैटर बॉक्सेस पे लिखने का। It was time to come up with something else. लेकिन इस बार मुझे कुछ नया आइडिया सोचना था, मुझे कुछ डिफरेंटली इस ऐसे को लिखना था। Something original, and she decided कि मुझे कुछ ओरिजिनल लिखना है इस बार, ठीक है। My friend Sane, who was good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. यानी कि एन फ्रैंक की एक फ्रेंड थी जिसका नाम क्या था? सेन। She was good at poetry means she was a poetess. वो पोएट्रीज लिखती थी। She offered, उसने ऑफर किया एन फ्रैंक को कि डोंट वरी, I'll help you, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस ऐसे को स्टार्टिंग से एंड तक लिखने के लिए, वो भी इन द वर्स फॉर्म। वर्स का क्या मतलब होता है? इन अ पोएटिक फॉर्म, ठीक है। यानी कि अब उसने क्या ऑफर किया? अभी तक तुमने एसेज लिखे हैं, इस ऐसे को हम क्या करेंगे? इस ऐसे को हम एक पोएट्री के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और यहाँ पे एन फ्रैंक वाज वेरी हैप्पी। शी वाज सो डिलाइटेड, she was feeling very joyful, she was very very happy. So अब उसको एक हेल्प करने वाला पार्टनर भी मिल गया था जो कि उसको इस ऐसे को कंप्लीट करने में हेल्प करता। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, यानी कि ये जो उन्होंने ऐसे मुझे असाइन किया था, जो ऐसे मुझे होमवर्क में दिया था, क्या करना चाहते थे? ही वॉन्टेड टू प्ले अ जोक ऑन मी, वो एक्चुअली मेरा मजाक बनाना चाहते थे क्लास में। जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये जो उन्होंने मुझे बड़ा ही बेकार सा सब्जेक्ट दिया था, एकदम रिडिकुलस सा सब्जेक्ट दिया था, इससे वो मेरा मजाक बनाना चाहते थे। बट I would make sure the joke was on him. लेकिन मैं ये डिसाइड कर चुकी थी कि ये जोक उन पे जाना चाहिए। ऐसे लिखना था मुझे, इस तरह से अपने ऐसे को कंपोज करना था, उस पोइट्री को कंपोज करना था कि ये जो जोक है मेरा ना बन के मिस्टर कीजिंग का बने, ठीक है, उनका मजाक बने। I finished my poem and it was beautiful. और फाइनली उनकी जो पोएम थी वो कंप्लीट हुई। कौन से टॉपिक पे? क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, उस पे उनकी पोएट्री कंप्लीट हुई और वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक। अब वो एक्चुअली पोएट्री थी किस बारे में, क्या उन्होंने लिखा था? सो इट वॉज अबाउट अ मदर डक, एक मदर डक थी, एंड अ फादर स्वान, ठीक है, उनका एक कपल था, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बेबीज थे, छोटे छोटे बच्चे थे, who were bitten to death by the father. और उन तीनों डकलिंग्स को, जो छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स थे, उन तीनों को मार दिया। किसने मार दिया? फादर ने मार दिया। क्यों मार दिया? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे। तो यहाँ पे जो फादर स्वान है वो किसको वो इंडिकेट करना चाह रहे थे, किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? मिस्टर कीजिंग की तरफ, कि he was so the father swan was so harsh and cruel and brutal, क्योंकि सिर्फ बच्चे क्वैक क्वैक करते थे, छोटे थे वो, तो उसके फादर ने उनको मार दिया, ठीक है। तो ये एक मैसेज देना चाह रहे थे वो इनडायरेक्टली कि हम छोटे बच्चे हैं एंड हम क्वैक कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन जो फादर स्वान है यानी कि जो मिस्टर कीजिंग है, उनको हमारा बोलना, हमारा क्वैक क्वैक करना पसंद नहीं आया,
तो उन्होंने उसको मार दिया, ठीक है, तो ताकि वो ज्यादा उनको आवाजें ना सुनाई दे, वो आवाजें उनको डिस्टर्ब ना करें। ऑलराइट, सो ये जो था एक बड़ा ही डेंजरस स्टेप, रिस्क जो उन्होंने लिया था। लकीली लेकिन क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट वे, लेकिन मिस्टर कीजिंग ने इस जोक को समझा और उसको राइट वे में लिया, उसको ज्यादा गलत नहीं समझा। He read the poem to the class, उन्होंने वो पोएम पूरी क्लास को पढ़ के सुनाई, adding his own comments, और उसपे खुद के कमेंट्स भी ऐड किए, and to several other classes as well, और ना ही सिर्फ हमारी क्लास में वो पोएट्री पढ़ी, लेकिन दूसरी क्लासेस को भी मेरी पोएट्री पढ़ के सुनाई कि see how well she has written, यानी कि वो मुझे प्रेज कर रहे थे सबके सामने। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework, और तब से मुझे अलाउड है कि मैं क्लास में चाहे जितनी भी बातें करूं, मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया जाता। On the contrary, यानी कि उसकी जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, मिस्टर कीजिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। आजकल क्या हो रहा है, मिस्टर कीजिंग खुद जो है वो जोक्स क्रैक करते हैं क्लास में। जो पहले इतना सीरियस रहा करते थे, एकदम सीवियर मूड में रहा करते थे, एकदम ग्रेव रहते थे एक्सप्रेशंस के साथ में, आज की डेट में क्या है, ही हैज कंप्लीटली चेंज्ड, और आजकल वो जोक्स क्रैक करते हैं क्लास में, लाइवली रहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ऑलराइट, सो शी इज lastly she is writing yours and, ठीक है। So this was the diary entry extractions of from the diary of a young girl, ठीक है। तो ये जो था कुछ एक्सट्रैक्शंस थे इस डायरी में से जो हमने पढ़े कि एन फ्रैंक की लाइफ एक्चुअली कैसी थी व्हेन शी वाज अ किड। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली शी डाइड इन अ वेरी यंग एज व्हेन शी वाज जस्ट 16 इयर्स ओल्ड। जब वो 16 इयर्स की थी तभी डेथ हो गई थी। क्यों, कैसे हुई थी? टाइफस से हुई थी। टाइफस क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है। इसका टाइफाइड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो ये थी एन फ्रैंक की लाइफ और कुछ इंसिडेंसेस जो उसने अपनी, कुछ इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स जो उसने अपनी स्कूल डेज से यहाँ पे जो अपनी डायरी के अंदर कोट किए थे। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस द इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस। Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? क्यों annoyed थे वो? तो पहला पॉइंट तो हो गया because she talked too much, ठीक है, she talked too much in the class. So ये रीजन था that he was annoyed with her. What did he ask her to do? उन्होंने उसको क्या करने के लिए बोला? So second point में आ गया। मैं आपको points दे रही हूँ, but please write it properly. Again, I'm reminding you. He assigned her an essay on Chatterbox as homework, ठीक है। सो उन्होंने उसको होमवर्क असाइन कर दिया जो कि एक ऐसे था चैटरबॉक्स पे। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे, और क्या जस्टिफिकेशंस दिए उसने, क्या आर्ग्यूमेंट्स किए, ठीक है। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या था, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है एक स्टूडेंट का। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या था, her mother also talked as much as she talked, so an inherited trait can't be cured, ठीक है। वो क्वालिटी जो हमारी इनहेरिटेड होती है उसको क्योर नहीं किया जा सकता। So these were the arguments that she made in her essay. Clear, children? All right. Do you think Mr. Keesing was a strict teacher? आपको क्या लगता है मिस्टर कीजिंग के एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? तो आपके ओपिनियन से इस आंसर को लिखना है, ठीक है। Whether he was a strict teacher or not. All right. वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे या एक लीनियंट टीचर थे?
ठीक है, you have to decide that. All right. What made Mr. Keesing allow Anne to talk in class? Mr. Keesing ने क्यों allow कर दिया Anne Frank को क्लास में बात करने के लिए? So you can write when Anne Frank through a poetry gave a message that how three ducklings were put to death by their father for quacking Mr. Keesing understood the joke and allowed her to talk. ठीक है, उसको फिर बात करने के लिए अलाउ कर दिया. Talk in class. Clear, children? So, all right, this is the correct spelling. By mistake, I wrote it wrong. ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको डिस्कस करना है कि यू हैव टू डिसाइड जो आपने पढ़ा है उस बेसिस पे. ठीक है चिल्ड्रन, सो आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर एंड यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर एंड आल्सो एंजॉयड द चैप्टर. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग योर पोएम व्हिच इज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. जिस चैप्टर का ही पार्ट है नेक्स्ट पोएम, हम उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.